तो बात यह है कि एलटी ग्रेड की पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, क्योंकि समस्या जो है ये आ रही है कि एलटी ग्रेड का अभी नोटिफिकेशन है, उसको आने में समय लग रहा है और जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर भी है। और आपको अगर लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप एक 10 ईयर या उसमें से कोई एक पेपर या पिछले साल का पेपर आप एलटी ग्रेड का लगा के देख सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि पिछला पेपर हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। अब जो लेवल है वो अलग ही आएगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो ये है कि परीक्षा में अभी समय है, पढ़ाई उसमें पेपर में अभी समय है, तो फिर आखिरकार इसमें हम अपना मन कैसे लगाएं या कॉन्टिन्यूटी जिसको हम कह सकते हैं लगातार सतत रूप से कैसे इसमें चलते रहें। तो क्योंकि हर चीज का एक रोड ट्रैक होता है, तो वैसे ही इसका अपना एक पूरा रोड है, रोड मैप है। उस रोड मैप में क्या है कि आपको पूरा रोड मैप पार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार मन कैसे लगे, क्योंकि मन का यह है कि जब हमें पता होता है कि ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, जब कोई मुसीबत सर पे आती है तभी हम डिसीजन लेते हैं, इससे पहले हम कोई डिसीजन नहीं लेते। और बात रही पढ़ाई में मन लगने की, तो ये बताइए लगता किसका है? पढ़ाई में मन तो किसी का नहीं लगता, केवल 2% लोगों का लगता, पढ़ते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि पढ़ाई जो है एक पेनफुल प्रोसेस है। पेनफुल प्रोसेस का मतलब बहुत ही पीड़ादायक, दर्ददायक है। लेकिन पढ़ाई है, सीखना नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से सीख रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो ये पेनफुल नहीं होता है, तब ये पीड़ादायक नहीं होता है। तो अच्छा, मन का क्या है? मन का तो सीधा हिसाब यही है कि मन को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए, मजा चाहिए। अब जो माइंड है, इंटेलिजेंस है, वो लगातार कहती है कि भाई पढ़ना भी है, पर पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं पड़ेगा। आपको पता होगा कि जैसे बॉडी का क्या होता है कि मन होता है। अगर मन एक बार मोटिवेट है या मन अच्छे को समझा दिया, तो मन क्या करता है? बॉडी को कमांड देता है। जब कमांड देता है बॉडी को, तब क्या होता है? बॉडी अपना काम ठीक से करती है। और पढ़ना तो है ही, पढ़े बिना तो काम होगा ही नहीं। जैसे कहते हैं कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अब जहां चाय की जरूरत है तो काम चाय से ही चलेगा, या दवा की जरूरत है तो काम दवा से ही चलेगा, जहां पानी की जरूरत है काम पानी से ही चलेगा। तो यहां पे ऐसा नहीं कि आप बच सकते हो। 4 पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपको पढ़ना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो नया आयोग है, तो आपको मैं एक चीज बताऊं, हो सकता है आपको पता हो या ना हो, जब भी कोई नया आयोग बनता है तो जो पहली भर्ती करता है वो बड़ी मात्रा में करता है और सुचिता पूर्वक करता है, निष्पक्ष करता है, ईमानदारी से करता है और बहुत जल्दी करता है। यह रिकॉर्ड रहा है, जितने भी नए आयोग बने हैं उनकी जो पहली भर्ती है वो बहुत सही टाइम से हुई है, अधिक हुई है और बहुत जल्दी हुई है। कोई ऐसा नहीं हुआ है कि पहले में ही, मतलब वही वाली बात हो गई कि पहली बार में ही मामला खराब कर दिया। तो नया आयोग बना है, ये कई भर्ती निकालेगा। और बात एलटी नहीं है, एलटी के सिलेबस जैसी और भर्तियां भी हैं, जैसे टीजीटी की है, एडिड जूनियर है, अन्य भर्तियां हैं। तो एक चीज तो यह है कि नया आयोग है। और अभी तो आपने देखा ही था कि एक जो नए आयोग ने अपना जारी करा था, एक तरीके से जो सूचना जारी करी थी, उसमें जिक्र किसका किया था? एलटी ग्रेड का। राजकीय, जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें टीचर्स का उन्होंने जिक्र किया था, एज को लेके। एज जो है 40 साल कर दी। और दूसरी खास बात यह है, जैसे अगर आपके माइंड में यह चल रहा है कि भाई 24 में भर्ती नहीं आएगी, 25 में आएगी, तो कितना समय लग रहा है? मान के सोचिए समय लग रहा है आपका हद में हद 9 से 10 महीने का। अगर 10 महीने का समय लग रहा है तो तैयारी में भी भाई 10 से 12 महीने का समय लगता है। आप ये मत सोचो तैयारी बहुत आसानी से हो जाती है। मान के चलिए एलटी ग्रेड में आपका जो सब्जेक्ट है और जीएस है, अगर आपके सब्जेक्ट में 7 यूनिट हैं और एक यूनिट आप 1 महीने में तैयार कर रहे हो, तब भी तो 7 महीने लग रहे हैं। जीएस में तो 9 सब्जेक्ट है एलटी ग्रेड की। अगर आप जीएस का एक टॉपिक, अगर एक विषय 1 महीने में कर रहे हो तो 9 महीने तो वही लगा रहे हैं। चलो 9 महीने नहीं तो 6 महीने मान लो, तो लगभग 13-14 महीने का काम है ही। और दिमाग की एक खास बात जो है वो भुला जरूर है, जो कि आपके लिए एक वरदान है। भाई जो आपको समस्या लग रही है पढ़ाई में, बड़ी क्या है कि दिमाग चीजें भुला रहा है, और वो एक अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? कि अगर दिमाग भुलाएगा नहीं तो आप पागल हो जाओगे, ज्यादा चीजें स्टोर हो जाएंगी। लेकिन समस्या क्या है कि जो याद रखना है वो याद नहीं रहते, और जो याद नहीं रखना होता है वो हमको चीजें याद रहती हैं। तो करना क्या है कि इसका भी समाधान है कि कैसे करके चीजों को याद करा जाए। दूसरी बात यह है कि मन नहीं लगता है, जे है वो है। तो भाई मन नहीं है, रुचि नहीं है, तो भाई बीएड क्यों किया? बीएड तभी तो किया जब रुचि होगी, मन होगा। अब बात है अगर रुचि खत्म हो गई तो इंटरेस्ट जो है जगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर मन कर रहा है तो कारण क्या है? मन बॉडी को कमांड नहीं दे पा रहा है। आपने कंप्यूटर का प्रोसेस देखा है क्या होता है? भाई कंप्यूटर में प्रिंटर जुड़ा हुआ है। एक बार हमने अगर कंप्यूटर से 10 फाइलों का कमांड दे दिया प्रिंटर को, फिर कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं, प्रिंटर अपना काम करता रहता है, फाइलें निकालता रहता है। वैसे ही हिसाब मन का, अगर मन को कमांड दे दिया जाए सही से तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मन खुद ब खुद पढ़ाई करवा लेगा, क्योंकि वहां उसको फिर मजा आने लगेगा, जैसे महात्मा गांधी। और दूसरी बात यह भी है कि मन को कमांड तो देना है और उससे काम भी कराना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पहले उस चीज को समझना है।
पहले सिलेबस को समझना है, 10 ईयर को समझना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को समझना है। अगर उसको नहीं समझोगे और ऐसे ही काम करते रहोगे तो भी समस्या है। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी की भारत में एंट्री होती है, तो आपने देखा था कि महात्मा गांधी डायरेक्ट उतरने के चक्कर में थे, किसमें, स्वाधीनता आंदोलन में, पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको रोक दिया। गोखले ने कहा यह गलती मत करो, स्वाधीनता आंदोलन में आप एकदम मत उतरिए, पहले इसको समझिए। तब गांधी ने कहा मैं इसको कैसे समझूं। तब गोखले ने कहा कि आप पूरे भारत का भ्रमण करिए, क्योंकि आप यहां पे 3 वर्ग के लोग हैं, एक हाई वर्ग के लोग हैं, एक मध्यम वर्ग के लोग हैं और एक थोड़े निचले स्तर के लोग हैं जो मजदूर वर्ग है, कृषक वर्ग है। आप 2 साल पूरे भारत में घूमिए, घूमने के बाद भ्रमण करिए और भ्रमण करने के बाद जब उन सभी लोगों को समझ जाएं, पूरे भारत को समझ जाएं, क्योंकि आप इससे पहले कहां थे, अफ्रीका में थे, तो इसलिए आप पहले इंडिया घूमिए, 2 साल तक समझिए, इसके बाद आप स्वतंत्रता आंदोलन उतरिए। गांधी ने वही किया, एकदम आंदोलन में नहीं उतर पाए और जब वो पूरे भारत को समझे 2 साल के बाद उतरे, तो आपको तो पता ही है कि भारत की राजनीति में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी, गांधी ने 360 रख के घुमा दी। तो अब बात यहां ये आती है कि ठीक बात है कि आखिरकार मन कैसे लगाएं, कमांड कैसे दें और कैसे करके उसको समझें। तो यहां आपको 8 स्टेप फॉलो करना है। 8 स्टेप फॉलो करेंगे तो क्या होगा यहां पे आपका कि खुद ब खुद मन लगने लगेगा, चीजें समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहला काम तो यह करना है कि जो बेसिक काम है कि आपको एक मोटा सा रजिस्टर लेना है, बड़ा रजिस्टर लेना है, मजबूत हो, मोटा हो, फट्टे वाला हो, ठीक है, मोटा हो। इसमें आपको 8 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 8 काम करने हैं, ठीक है। इसको देखो समझना इतना आसान नहीं है, अगर आप समझोगे तो समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला काम तो यह करना है कि आपको अपना सिलेबस निकालना है। किसका? एलटी ग्रेड का, क्योंकि एलटी ग्रेड में 15 सब्जेक्ट हैं। भाई मुझे नहीं पता आपका सब्जेक्ट क्या है, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं ये सभी सब्जेक्टों पर लागू होगा। तो सबसे पहला काम यह करना है, उस रजिस्टर में आपको 8 हिस्से कर लेना है, रजिस्टर के 8 हिस्सों में अपना काम करना है। तो उस रजिस्टर में पहला काम क्या करना है, आपको अपना सिलेबस नोट करना है। अब आपके सिलेबस होंगे 3। एक तो एलटी ग्रेड का जो आपका विषय है, उस विषय का सिलेबस होगा। उस विषय के सिलेबस को आप नोट कर लीजिए, चाहे वो गणित का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, ठीक है, किसी विषय का हो। और हाँ, जो संस्कृत वाले हैं, संस्कृत का सब्जेक्ट है एलटी ग्रेड का, वो मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको जो ये 8 पॉइंट बताए हैं, तो ये 8 पॉइंट जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें एक संस्कृत सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। अगर 1% या कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके से थ्योरिकल चीज है और वहां आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल तो हम यहां भी कर देंगे। तो सिलेबस सबसे पहले क्या करना है, आपको एलटी ग्रेड का जो मुख्य विषय सिलेबस है उसको क्या करना है, नोट करना है। जैसे गणित है, संस्कृत है, विज्ञान है, बायोलॉजी है, ठीक है, एसएसटी है, कुछ भी है, उसका आप मुख्य विषय का सिलेबस नोट करेंगे पहले पेज में। और इसके बाद अगले पेज में आप क्या करेंगे, जीएस का सिलेबस नोट करेंगे, जैसा कि आयोग ने दिया है डिक्टो वैसा। और अगर ना मिले तो हमारे चैनल पे सारे सिलेबस पड़े हुए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका मुख्य विषय है, ये तो आपका सिलेबस हो गया। इसका जो संपूर्ण सिलेबस है वो किसका है, पीसीएस का, यानी उसका सिलेबस क्या है, संपूर्ण है। तो आपको एक पेज में अपने विषय का पूरा सिलेबस भी नोट करना है। इसको मैं समझा दूं, संपूर्ण सिलेबस में और जो एलटी ग्रेड के सिलेबस में अंतर क्या होता है। मान के चलिए कि ये अपने विषय का संपूर्ण सिलेबस है। जैसे ये भूगोल है तो ये भूगोल का क्या है, पूरा सिलेबस है। या जो संस्कृत का क्या है, पूरा सिलेबस है। ठीक है, क्लियर हो गया। संपूर्ण सिलेबस यानी आपका ये क्या है, पूरे विषय का अपना एक तरीके से एक ओरा होता है, एक क्षेत्र होता है। ये पूरा क्षेत्र है, किसका, मछली, संस्कृत का या हिंदी का, किसी का है। अब जो एलटी ग्रेड ने सिलेबस लिया है तो पूरा नहीं लिया है, उसके अंदर से थोड़ा लिया है। कितना लिया है, थोड़ा लिया है। अब इसके बाद थोड़ा ले लिया है। अब जो जीएस का सिलेबस है उसका क्या है कि जो जीएस का पूरा सिलेबस है उसके अंदर से भी हर सब्जेक्ट का उसने थोड़ा थोड़ा ले लिया है। तो आपको करना क्या है कि किसी विषय का संपूर्ण पूरा कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि जो आप सिलेबस याद करोगे वो संपूर्ण वाला ही याद करोगे। और जब आप संपूर्ण सिलेबस को समझ जाओगे तो जो अंदर का सिलेबस है जो एलटी ग्रेड ने लिया है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको जीएस का सिलेबस क्या करना है, नोट करना है। अब जैसे भूगोल कर लिया, इतिहास का कर लिया। अब इतिहास का वही तो मैं आपको बता रहा था कि 3 सिलेबस इस समय हमारे चैनल पर हैं। तो पहला संपूर्ण सिलेबस है, दूसरा एलटी ग्रेड मुख्य विषय का है, तीसरा एलटी ग्रेड जीएस का है। क्योंकि भाई प्रकृति है, मुख्य सब्जेक्ट आ रहा है कितने नंबर का, 120 नंबर का, जीएस आ रहा है 30 नंबर का।
अब गेम समझ रहे हैं? तो 30 नंबर वाला कम सिलेबस होगा, 120 वाला ज्यादा होगा। अब पता लगा, एक फॉर एग्जांपल आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री आपका किसी बच्चे का मुख्य विषय भी है और वो जीएस में भी आ रहा है। अब जीएस में आ रहा है 5 नंबर का, मुख्य विषय में आ रहा है 120 नंबर का, तो भाई पूरा सर्वांगीण देखना पड़ेगा। दूसरा काम आपको यह करना है, अब जो आपके पास तीनों सिलेबस है, अब इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई का मतलब अपने तरीके से करना है, ठीक है। ये मैं आपको संस्कृत में करके ही बताऊंगा। मॉडिफाई में क्या करना है कि आपको पुराने साल के पेपरों के आधार पर टॉपिक को व्यवस्थित करना है। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि पहले तो मैंने पूरे का पूरा इतिहास का सिलेबस बताया, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, फिर उसमें भी मैंने आपको एलटी ग्रेड का बताया। और इसके बाद जब मैंने 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, उसके दौरान जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, जहां से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उस टॉपिक से कितने नंबर का आ रहा था, फिर मैंने आपको वो बताया। तो आपको जो पुराने साल के पेपर हैं, तो उसमें क्या करना है, पुराने साल के पेपरों के आधार पर टॉपिक को व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित में दो चीजें देखना है कि टॉपिक नंबर के आधार पर, टॉपिक किसके आधार पर, नंबर के आधार पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो भूगोल आ रहा है, वो भूगोल कितने नंबर का आ रहा है, 8 नंबर का। इतिहास कितने नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का। कृषि कितने नंबर की आ रही है, 4 नंबर की, ठीक है। अब कंप्यूटर कितने नंबर का आ रहा है, 1 नंबर का। यही तो ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को बाद में पढ़ना है, हल्के से पढ़ना है, लेकिन जो चीज ज्यादा नंबर की आ रही है उसको आपको ऊपर कर देना है, ताकि आपकी पढ़ाई में वो टॉपिक ऊपर आ जाएं। इससे आपको दो बातें पता लगेंगी। एक बात क्या पता लगेगी कि ऐसे टॉपिक पता लगेंगे जो बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, यानी जो अधिक नंबरों के आ रहे हैं, उनको रखेंगे पहले नंबर पे। जैसे जीएस के सिलेबस में जो 9 सब्जेक्ट हैं, 9 में हमने 3 रखे हैं फर्स्ट में। कौन सा रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर। ऐसा क्यों करा है हमने, क्योंकि ये अधिक मात्रा में आ रहे हैं। पता लगा ज्योग्राफी आ रही है 8 नंबर की, ये 5 नंबर की और ये 4 नंबर की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो आपके टॉपिक अधिक नंबर के आ रहे हैं वो आपको फर्स्ट में रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला काम ये करना है कि जो सिलेबस है उसका डायग्राम बनाना है। मान के चलो आपको टॉपिक पता लग गया, आपको इतिहास पता लग गया वैदिक काल, तो आपको वैदिक काल का पूरा डायग्राम बनाना है शुरू से आखिर तक का, ठीक है। जैसे एक आपका ज्योग्राफी में जो टॉपिक है वो क्या है, चट्टान, तो चट्टान का फुल डायग्राम क्या हो गया, चट्टान हो गया, चट्टान की भूमिका हो गई कि चट्टानें कैसे बनती हैं, फिर चट्टान के प्रकार हो गए, फिर चट्टानों का उपयोग हो गया, और अंत में क्या हो गया, उनका वितरण हो गया। लो भाई, पूरा टॉपिक खत्म हो गया। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना है और उसी में प्रश्नों को ऐड कर देना है। अब एलटी ग्रेड में कोई क्वेश्चन यहां से आ रहा है चट्टान की अपसादी से, तो यहां उसकी एंट्री मार दी बनलर बना के। वो रूपांतरित से आ रहा है, यहां कर ली। उसके विश्व वितरण से आ रहा है तो वो यहां कर ली। तो आपको क्या करना है, सिलेबस का डायग्राम बनाना है और आपको क्या करना है, प्रश्न ऐड करना है। यहां तक आपको काम क्या करना है, सिलेबस पे काम करना है। ये करते हुए जब आप ये काम करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आपको ये भी पता लगेगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो टॉपिक के किस हिस्से से पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है। तो अंदर ही अंदर आपको खुशी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ, कि जो सिलेबस है, क्योंकि वही बात है, अगर ऑफलाइन क्लास में भी हम बच्चों से पूछ लेते हैं, हाँ भाई कितनों को सिलेबस याद है, हाथ खड़े करो, या पुराने साल क्वेश्चन पेपर लगाएं, तो हाथ बहुत मुश्किल से ही खड़े होते हैं, वो सिलेबस भी नहीं सुना पाते। और जिस स्टूडेंट को सिलेबस और 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं है या नहीं पता, वो उसका पढ़ना ही व्यर्थ है, फिर कोई फायदा नहीं। दूसरा काम आपको यह करना है कि टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाना है। सारी लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको टाइम के अकॉर्डिंग तो बनाना ही है, साथ में टॉपिक वाइज बनाना है। टॉपिक वाइज ऐसे टाइम टेबल बनता है, मान के चलिए कि किसी का संस्कृत से एलटी ग्रेड तैयारी कर रहा है। अब उसने हिसाब लगाया कि उसे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है। और दूसरा उसे क्या करना है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उसको क्या पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है। तो एक चीज तो आपने ये समय कर ली कि टाइम टेबल में कि आपका टाइम 6 से 9 आपको व्याकरण पढ़ना है और 12 से 3 आपको क्या पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है। अब ये टॉपिक वाइज टाइम टेबल कैसे बनता है, टॉपिक वाइज ऐसे बनता है कि जैसे आपने समय लगा दिया कि आपको 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर व्याकरण टॉपिक पढ़ना है, धातु रूप। क्या पढ़ना है, धातु रूप, पहले राउंड में। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, शब्द रूप। फिर क्या पढ़ना है, कारक। फिर क्या पढ़ना है, संधि। ठीक है। अगर कोई ज्योग्राफी वाला है तो ऐसे ही जलमंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। कोई हिस्ट्री वाला है तो प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। इस तरीके से ऐसी साहित्य में क्या हो गया, जैसे गद्य हो गया, ठीक है, यहां पे काव्य हो गया और यहां पे क्या हो गया, चंपू काव्य हो गया। तो इस तरीके से आपको टाइम टेबल के साथ ही अपने वो भी ऐड करना है टॉपिक जो आपको पढ़ेंगे। तो इससे क्लियर हो जाएगा
कि ये होगा, और एक संभावित समय भी लिख कर रखना है कि इतने समय में तैयार करना है। और अगर ना भी रखो तो कोई समस्या नहीं है, हल्का सा डायग्राम बनेगा कि आपको ये टॉपिक इसके बाद ये पढ़ना है। भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे एक साथ पढ़ लोगे, आपको करना क्या पड़ेगा, अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग। उसमें टॉपिक भी ऐड रहेंगे चाहे आप किसी विषय के हों, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, आपको टॉपिक का पोर्टफोलियो बनाना है। आपको यहां तक जैसे आप करेंगे तो आपको टॉपिक पता लग जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपको टॉपिक पता लग गए, क्या थे कल हमने आपको क्या क्या टॉपिक बताए थे, जैसे एक टॉपिक था मंदिर, ठीक है। एक टॉपिक था आपका क्या नाम है, राजवंश, राजवंश। दूसरा था बाघ गुफाएं, बाघ गुफाएं। तीसरा क्या था, जैसे इस तरीके से आपके टॉपिक जो हैं आ गए। अब ये आपके हो गए। फिर क्या था, वैदिक काल, ये आपके टॉपिक हो गए। ये चीज समझा रहे हैं आपको, क्या कह रहा है, टॉपिक पोर्टफोलियो। टॉपिक का पोर्टफोलियो कैसे बनता है, अब आपने इसके आगे लिख दिया एन, क्या आपका नोट्स रेडी है। इसके आगे आपने लिख दिया वाई, क्या आपको याद हुआ है। और इसके आगे लिख दिया मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपका मंदिर का नोट्स तैयार हो गया आप टिक लगा दीजिए, और वो याद हो गया तो टिक लगा दीजिए, और मॉक टेस्ट हो गया तो टिक लगा दीजिए, और इसका नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। तो इस पोर्टफोलियो में आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या तैयार है और किस लेवल तक का तैयार है। अब जैसे राजवंश है तो आपको याद है पर नोट्स नहीं बना तो वहां जगह खाली रह जाएगी। इसे कहते हैं टॉपिक वाइज पोर्टफोलियो। ये आपको लगातार बताएगा कि आपका कौन सा टॉपिक रह गया है, कौन सा टॉपिक में नोट्स बन गया है, कौन सा टॉपिक याद हो गया है, किसका मॉक नहीं लगा है। दूसरा काम करना है मॉक टेस्ट का पोर्टफोलियो या रिपोर्ट कार्ड। इसमें चेंज ये होगा कि आपको क्या करना है, ये टॉपिक ऐसे ही रहेंगे, इसके आगे आप ये हटा देंगे, लिखेंगे फर्स्ट मॉक टेस्ट, सेकंड मॉक टेस्ट और थर्ड मॉक टेस्ट। इसमें क्या होगा कि जब आपने मान के चलिए ये टॉपिक तैयार कर लिया, तैयार करें ना करें आपको तो लगातार मॉक टेस्ट लगाना ही है रोज के, तभी तो आपको पता लगेगा आपके नंबर जो है वो कैसे उठ रहे हैं कैसे नहीं उठ रहे हैं। अब आपने मंदिर का मान के चलिए पहले ही मॉक टेस्ट लगा दिया, टॉपिक नहीं पढ़ा। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी टॉपिक पढ़े तो एकदम नहीं पढ़ना है, पहले मॉक टेस्ट लगाना है और वो भी 10 ईयर का। अब आपने मंदिर का मॉक टेस्ट लगाया तो आपके मान के चलो 100 क्वेश्चन है, परसेंट तो निकाल लिया आपने, 100 में से आपके क्वेश्चन सही हुए 40, ठीक है। तो आपने परसेंट लगा लिया 40%। फिर अगला जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे दूसरे दिन तो आपको पता लगेगा कि वो 50% हो रहा है, कभी कभी पता लगा घट भी रहा है। तो इसे कहते हैं मॉक टेस्ट पोर्टफोलियो, ठीक है, मॉक टेस्ट पोर्टफोलियो। बाकी हम फेसबुक पे ये इसका एक पूरा सा डायग्राम भी आपको सेंड कर देंगे, आप वहां पे जाके अपना डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, कैसे है क्या नहीं है। पूरा डायग्राम आपको बता देंगे कैसे का क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक विषय का, उसके अकॉर्डिंग आप अपने विषय का बना सकते हो। तो इससे हमें यह पता लगेगा कि फर्स्ट टेस्ट में आपके कितने नंबर आए, सेकंड में कितने आए, तो आपका रिपोर्ट कार्ड है भी कहते हैं इसे, मॉक टेस्ट पोर्टफोलियो। इसके बाद आपको एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगी, दैनिक डायरी, जिसमें 2 तरीके की आप रखेंगे, एक संभावित टारगेट और एक वास्तविक काम। ये कैसे बनेगा, ये भी उसी रजिस्टर में ही बनेगा, ठीक है। ये आपको ये बताएगा कि आपको कौन सा टॉपिक कितने दिन में करना है और कैसे करना है। मान के चलिए तारीख है मार्च की तारीख है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने क्या करा, ये आपकी तारीख हो गई, और एक पेज को 2 भागों में बांट दीजिए ऐसे करके, एक यहां लिख दिए संभावित और एक ये वास्तविक। मान के चलिए आपने तय करा कि आपको 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक वैदिक काल तैयार करना है, ये संभावित है। तो इसको आपने पहले ही टारगेट के तौर पे एक रात पहले ही यहां नोट मार दिया कि कल को मुझे क्या करना है, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक वैदिक काल तैयार करना है। अब 3 तारीख तक देखो ये तैयार हुआ नहीं हुआ, या ऐसा तो नहीं है 4 तारीख में पहुंचना 5 तारीख में। तो जैसे केवी में क्या होता है कि जो लेसन प्लान बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, कुछ संभावित और इसके बाद वास्तविक। संभावित में आप पहले ही तय करते हो कि आपको अपने आप को टारगेट देते हो कि इतने दिन में आप इतना काम करोगे। अब वास्तविक में क्या क्या वास्तव में काम हुआ नहीं हुआ तो इसको यहां से पता लगेगा। तो ये आपका क्या बनेगा, एक डायरी ये बनेगी, तो इससे ये भी पता लगेगा कि स्पीड क्या बन रही है। इसके बाद इसी रजिस्टर में आपको जो हमने बुक लिस्ट बताई है उसकी लिस्ट बना लीजिए, और जो बुकें आपके पास है उनको टिक लगा दीजिए, और बुकों के नाम आपने ऐसे लिख दिए जो आपकी इंपॉर्टेंट बुकें हैं। अब जो हैं वो टिक लगा दीजिए, जो नहीं है वो छोड़ दीजिए। तो उनको परचेस करिए या पीडीएफ डाउनलोड करिए या किसी लाइब्रेरी से देखिए। और एक बात और है कि जो शाम को ही आपको टारगेट क्लियर करना है कि अगले 2 दिन में या 3 दिन में या 1 दिन में आपको कितना पढ़ना है, चाहे तो 1 दिन का टारगेट बना लो। और अगली शाम को क्या करना है, एनालिसिस करना है कि इतना काम पूरा हुआ नहीं हुआ। जैसे आपने मान के चलिए सोचा कि आपको कारक तैयार करना है, तो कारक तैयार करने में आपको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, मान के चलिए कारक तैयार करने में 1 हफ्ता लगेगा या 1 महीना लगेगा। तो ये क्या है, आपका संभावित है, ये क्या है, संभावित है। अब वास्तव में हो सकता है उसमें 1.5 महीने लग जाएं,
तो इससे भी थोड़ा सा आपको बैलेंस बना रहेगा। अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं तो अपनी चीजों को कम समय में तैयार करेंगे, और आप अगर औसत हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा। इसके बाद इतना आप काम करेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, उसी रजिस्टर में आपका सिलेबस होगा जिसको आप मॉडिफाई कर लेंगे, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई सिलेबस क्या है। अब ये आपका रोड मैप है कि जिस रोड से आप होके जाएंगे। तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी में ऐसा नहीं कि एलटी में ही काम करेगा, हर कंपटीशन में काम करेगा। सबसे पहले आपको मॉडिफाई सिलेबस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मॉडिफाई सिलेबस। ऐसा नहीं है कि जो आयोग ने दिया तैयारी एक तरफ से शुरू कर दी। ऐसे तो जीव विज्ञान का इतना सिलेबस है, मुझे लगता है सालों लग सकते हैं। कई विषय तो ऐसे ऐसे ग्रह विज्ञान है, उसका तो सिलेबस देखो कितना बड़ा सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको मॉडिफाई सिलेबस करना है। क्या करना है? मॉडिफाई। और जो किसके अकॉर्डिंग होगा? पुराने साल के पेपरों के अकॉर्डिंग। जब मॉडिफाई हो जाएगा तो जे स्टेज आपकी पार हो जाएगी। और जब ये आप काम करोगे ना तो मन भटकेगा, ना कोई समस्या आएगी, खूब मन लगेगा। और ये एक तरीके से आपका रोड मैप होगा, रास्ता दिखाएगा। दूसरा काम क्या करना है? पुराने साल के पेपर। भाई कोई भी कंपटीशन है, लोग गलती क्या करते हैं, तैयारी के लास्ट में पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, पहले ही करना है, क्योंकि पुराने साल के क्वेश्चन पेपर से ही आपका मॉडिफाई सिलेबस तैयार होगा। ठीक है, आयोग के भी हो गए, मॉडिफाई भी हो गया, ये भी हो गया, और पुराने साल के पेपर भी हो गए। अब आया डायग्राम विद पुराने पेपर। अब क्या कर रहे हैं? आप डायग्राम बना रहे हैं और उसमें भी क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन ऐड कर दे रहे हैं। जैसे मान के चलो कि आपका मौर्य काल है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए और उसके पुत्र हो गए और उसके राजा हो गए। तो जो क्वेश्चन जिस राजा से आया उसके आगे आपने एंट्री मार दी, तो आपका ये स्टेप भी तैयार हो गया। अगला है कि जब आप मॉडिफाई सिलेबस बना लेंगे, पुराने साल के पेपर एनालिसिस कर लेंगे, पूरा डायग्राम बना लेंगे, फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि प्राचीन भारत में पहला कौन सा पढ़ना है, और उसमें आपके मध्य में पहले अकबर पढ़ना है, फिर जहांगीर पढ़ना है, फिर औरंगजेब पढ़ना है। तो ये क्या था? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे क्रम से। तो जैसे ही आपके ये 4 स्टेप पूरे होंगे तो आपके पास उस रजिस्टर में आपको सटीक पता लगेगा मुझे कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है वो डायग्राम के किस हिस्से से पूछ रहा है। ये काम आपका कंप्लीट हो गया। इस काम को करने में मान के चलिए आपको 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। ये काम बहुत आसान नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी आप देखोगे आराम से, और कि क्वेश्चन आप तभी डायग्राम में पकड़ पाओगे जब आप रीडिंग लगा पाओगे। आप ऐसा मत समझो जादू है कि आपने क्या करा, सिलेबस को नोट कर लिया, पुराने साल के क्वेश्चन मैचिंग कर लिए। पुराने साल के क्वेश्चन तब भी कतई मैचिंग नहीं हो सकते। हाँ, जिसका पहले से पढ़ा हुआ है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो इसे 1 महीने में कर लेगा। क्या कर लेगा? 1 महीने में कर लेगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं या जिनकी पकड़ नहीं है, जो टेम्परेरी तौर पे बीएड कर लेते हैं कुछ लोग ऐसे ही, लेकिन जो तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां उन्हें समस्या यही आ जाएगी कि इसमें उनको 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट के हिसाब से बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है, 1 महीने में काम खत्म कर देगा। मीडियम है तो मान से 2 से 3 महीने लेगा, और अगर और ज्यादा थोड़ा सा कमजोर है तो वो 4 से 5 महीने भी ले सकता है। अब इसके बाद जब इतना काम कंप्लीट हो गया, अब अगले का काम बचा है आपका पढ़ना। यानी अब आपको नोट्स ही पता लग गया, आपको यही पता लग गया टॉपिक कौन सा है, ये भी पता लग गया किसी से क्वेश्चन आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। रीडिंग इज आर्ट। रीडिंग एक आर्ट है, और रीडिंग ऐसे नहीं करना है एक बार पढ़ा और रट लिया। रीडिंग में रटा नहीं जाता है, पहली बार पढ़ के समझा जाता है, उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। फिर दूसरी रीडिंग जब लगती है तब उसमें डायग्राम बनाते हुए, अंडरलाइन करते हुए कुछ पॉइंटों को नोट करना पड़ता है। इसके बाद वो आपका क्या होता है? नोट्स रेडी होता है। आप चाहें तो उसको रीडिंग करके नोट्स भी बना सकते हैं, और चाहें तो पेज वहां के फाड़ के अपनी फाइल में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये काम तो आपको पहले करना है, यहां तक का, इसमें जो भी समय लगे। अब बचा कि आगे का समय। अब जैसे ये नहीं पता कि 4 महीने बाद पेपर हो, 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, 10 महीने बाद हो, तो ऐसी स्थिति में अब आपके जो टॉपिक हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो आप पहले तैयार करोगे, उनको कंप्लीट कर लोगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो जाएंगे। अब आपके ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन नहीं आए, फिर आप उनको पढ़िए, और फिर हाई लेवल के अपने मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। हाई लेवल का मतलब यह है कि पुराने साल के पेपर में आपने एलटी ग्रेड के सारे पेपर लगा दिए। एलटी ग्रेड का बड़ा भाई क्या है? जीआईसी प्रवक्ता, आपने उसके लगा दिए। उसका बड़ा भाई क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज, आपने उसके लगा दिए। अब बचा हाई लेवल। अब आप यूजीसी के ले सकते हो, पीसीएस के ले सकते हो, क्योंकि तैयारी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो। अब क्या आया? नोटिफिकेशन या भर्ती।
तो बताइए क्या होगा, रिजल्ट आपको पता ही है क्या होगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, अच्छा समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि हम इस चीज पे काम नहीं करते, हम सिलेबस मॉडिफाई नहीं करते, हम पुराने साल के क्वेश्चन पेपर नहीं देखते, हम यूनिट का डायग्राम नहीं बनाते। आसान कोई नया डायग्राम बनाना, अगर एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक का डायग्राम बनाओगे 6 से 8 किताबें भी लग सकती हैं, एक किताब में तो अदर डायग्राम होगा। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते, हम सीधे करते हैं पढ़ना, फिर हम बोर हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, कहां से पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या करें क्या ना करें। तो भाई जब तक इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे ये चीज समझ में नहीं आएगी। जो लोग ये चीज सीधे करते हैं उनको समझ में नहीं आता और मॉक टेस्ट उनके लगते नहीं है। तो जब यहां से ये चीज आप तैयार करोगे रजिस्टर में, तो रजिस्टर आपको कमांड देगा, जैसे ही शाम को आप अपना रजिस्टर खोलोगे अगले दिन का टारगेट क्लियर कर दोगे कि कल मुझे इतना काम करना है संभावित, और शाम को देखोगे ये है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और अपने आप तैयारी हो जाएगी। और होते होते क्या होगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती आएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एलटी ही है, एलटी से पहले भी हो सकता है, टीजीटी का एग्जाम होगा, क्योंकि टीजीटी के फॉर्म पड़े हुए हैं और जो सिलेबस सब्जेक्ट का एलटी का है वही टीजीटी का है, बस टीजीटी में जीएस नहीं आती, पता लगा टीजीटी उड़ जाएगी, अगर उससे पहले एडिड आ गया तो एडिड हो जाएगा। तो जो भी एग्जाम है वो ऑफ हो जाएंगे। देखो आप अगर पढ़ते होते, तैयारी करते होते, अभी तक कहीं ना कहीं हो जाता। अगर कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, 4-5 साल हो चुके हैं, मन में बहुत डिमोटिवेशन आ रहा है, जे आ रहा है, तो मान के चलिए कहीं गड़बड़ है। तो ये तभी आपका मन लगेगा जब इस तरीके से आप इनको फॉलो करोगे। बहुत से, मान के चलिए 98% लोग ये काम नहीं करते, ठीक है, कि सिलेबस को रेडी करना, सिलेबस को देखना, फिर आपको ऐसी एक तरीके से दृष्टि हो जाती है कि कचरे पर नजर जाती नहीं है। जो काम के टॉपिक होते हैं, जो सही टॉपिक होते हैं, वही आपको दिखते हैं। और जब आप पुराने साल के आयोग के, यहां मैं एक चीज और कर दूं, मॉक टेस्ट मार्केट का मत ले आना, जो मार्केट में उपलब्ध है वो तो कोई भी बना लेता है, हमें आयोग के मॉक टेस्ट चाहिए। तो जब आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखते हो और अपने डायग्राम में उस टॉपिक को देखते हो या किताब में देखते हो, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हो हाँ मेरा हो जाएगा। इस तरीके से तैयारी करिए। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग इसको लेके कंफ्यूजन है कि 2 पेपर होंगे, 1 पेपर होंगे, भाई प्रोसेस चल रहा है पूरी तरीके से। वो बात अलग है अगर सरकार ने कह दिया कि जल्दी कराओ जल्दी कराओ, ऐसी कोई स्थिति आई और वो प्रोसेस नहीं हो पाया, तो केवल और केवल 1% संभावना है एक पेपर हो, वरना आयोग ने खुला कह दिया है, सभी न्यूज़पेपरों ने छाप दिया है कि पेपर 2 ही होंगे। कहानी ये है भाई कि उन्होंने ये कहा है जिसका 1 पेपर होता है उसके 2 होंगे और जिसके 2 होते हैं उसके 3 होंगे, ठीक है। एलटी ग्रेड में इंटरव्यू नहीं होगा, आपके 2 पेपर होंगे। तैयारी करिए और उसमें भी क्या करिए, नंबर 1 पे अपना सब्जेक्ट तैयार करिए और नंबर 2 पे जीएस तैयार करिए। अब चाहे 1 पेपर हो 2 पेपर हो, आपका जो सेकंड पेपर होगा उसमें भी आपका सब्जेक्ट आएगा ही, तो सब्जेक्ट व्यर्थ नहीं जाएगा और थोड़ा बहुत चेंज होगा बस हिंदी भाषा, और वो आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉलो करिए, आपका निश्चित रूप से मन लगने लगेगा।